हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वापस से एक बार फिर से नए जोश और नए उत्साह के साथ। शुरुआत करेंगे हम लोग करंट अफेयर आज की, और अभी दिन में आज मंथली करंट अफेयर की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो मंथली भी आप रिवाइज कर लीजिएगा फरवरी महीने का। शुरू करेंगे सबसे पहले वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। 1 मिनट में क्विकली रिवीजन करेंगे पिछले दिन के करंट अफेयर का। लेकिन आप लोग को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि कल की वीडियो जो नीलू मैम ने अपलोड की थी, आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया। मैं भी चाहता था कि आप लोग की करंट अफेयर डेली कंटिन्यू रहे, और इस वजह से मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार बना करके देखिए, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से आपदा को अवसर में बदला भी। पहली ही बार में जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय था, और आप लोग का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम को भी धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर से, रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया है, एम खानविलकर को। लोकपाल के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई है। भ्रष्टाचार मामलों के निपटारा के लिए लोकपाल नियुक्त किया जाता है, और एक नए लोकपाल का गठन हुआ है अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मार्च 2024 को विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया, उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया, मतलब आज किया जाएगा 1 मार्च को। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। भारत और जापान के बीच में राजस्थान में धर्म गार्जियन अभ्यास शुरू हो चुका है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इराक के बगदाद में तीरंदाजी एशिया कप 2024 आयोजित किया गया। इसमें भारत ने कुल 14 मेडल जीते, जिसमें 9 गोल्ड शामिल थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में भारतीय सेना जो है ये टॉप पर रही है। दुबई ने भारत के नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा लॉन्च किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। आज क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, 12 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी वादा किया था। धीरे धीरे करके आपको सब कवर करा दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं जो पिछले दिनों में कम हुआ है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों अभी हाल ही में ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी हुआ है। इसमें भारत 42वें स्थान पर है। आईपी इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि किस देश में कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा हैं। आप देखो जैसे कि कौन सी कंपनी ने कितने प्रोडक्ट का पेटेंट करा रखा है, कितने कॉपीराइट्स हैं उसके पास, ठीक है ना। इन्वेंशंस को लेकर के, ट्रेडमार्क्स को लेकर के कितने ज्यादा कहाँ पर होते हैं। तो इस मामले में अमेरिका हमेशा टॉप पर रहता है, फर्स्ट पर यूएस रहता है हमेशा, सेकंड पर हमेशा आपको यूके मिलेगा। ये दोनों तो अनचेंज्ड है। थर्ड पर इस बार फ्रांस है, और भारत की रैंक जो है वो है 42nd। ठीक है जी, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, इसमें स्कोर भी देखा जाता है। तो देखो अमेरिका में जैसे 95.48% है, यूनाइटेड किंगडम में 94.12%, फ्रांस में 93% के आसपास, और भारत जो है 38.64% के साथ 42वां स्थान रखता है। क्लियर। पिछले दिनों में कुछ और इंडेक्स और रैंकिंग आई थी, रिवीजन करेंगे। साइबर क्राइम रिपोर्ट आई, इसमें 80वें स्थान पर भारत रहा। अच्छा, भारत के राज्यों में जब रिपोर्ट आई तो उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो फरवरी 2024 में जारी हुआ, लेटेस्ट वाला, इसमें भारत 85वें पर पहुंच गया है, पहले 80वें पर था जनवरी वाले में। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें पर हैं हम लोग। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93rd पर हैं। नॉर्ड लेयर के ग्लोबल वर्क रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वें स्थान पर हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में चौथे पर हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वें पर आ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पहले 8 पर थे अब 7 पर हैं। टॉप 3 में कोई देश नहीं है, चौथे से शुरुआत होती है रैंकिंग, और डेनमार्क है चौथे पर। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 49वें पर है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में तीसरे पर, और कर्मचारियों के वेलबींग की ग्लोबल रेटिंग में हम लोग दूसरे पर हैं। क्लियर है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है? तो पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स मतलब जहां से लॉन्चिंग वगैरह होती है, इसरो के रॉकेट्स वगैरह जहां से लॉन्च किए जाएंगे। तो एक नया लॉन्च पैड लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है, और इसकी आधारशिला रखी गई है। आधारशिला मतलब पिच स्टोन रखना, मतलब अब से कार्य यहाँ पर शुरू हो जाएगा।
ठीक है, बनना। तो तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले में ये स्थापित किया जा रहा है। 986 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी क्षमता की बात करें तो ये हर एक साल में 24 लॉन्च करेगी। आप समझो 12 महीने होते हैं, 24 लॉन्च, यानी कि हर 15 दिन पर एक लॉन्च ये करने की क्षमता रखता है। 17,300 करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट के साथ तमिलनाडु में अभी पीएम मोदी जी ने उद्घाटन शुरुआत किया है, जिसमें से 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से 4 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। यहाँ पर इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, 15 अगस्त के दिन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। इसरो जो है दोस्तों, ये अपना गगनयान मिशन गगनयान जो है कार्यक्रम तेज कर दिया हुआ है। 4 एस्ट्रोनॉट फाइनलाइज किए जा चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं। गगनयान के तहत अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजेगा। पहला स्वदेशी मिशन होगा जब किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है। पहला स्पेस ह्यूमन मिशन होने वाला है ये गगनयान इसरो का। इसके अलावा चंद्रयान 3 आपने देखा सक्सेसफुली रहा। पिछले साल जो है ये चंद्रमा पर उतरा चंद्रयान 3। समुद्रयान पर हम लोग लगे हुए हैं, शुक्रयान पर लगे हुए हैं। मंगलयान हम लोगों ने 2013 में लॉन्च किया था। चंद्रयान के 3 मिशन हो चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, तमिलनाडु इससे पहले कब अभी चर्चे में रहा था। तो अभी सिंधु गणपति तमिलनाडु की पहली ट्रांस ट्रेन टिकट परीक्षक बनाई गई थी। कलग्नायर स्पोर्ट किट का पहल का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर उंगलेई थेडी उंगल ओरिजिनल योजना का शुभारंभ किया गया। जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन हुआ। इसके अलावा भारत का पहला तिलापिया पारियो वायरस, इसका उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में सागर परिक्रमा 4 का आयोजन किया गया और तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित हुआ है। ये तमिलनाडु से आए हुए चर्चे में क्वेश्चंस हैं। आज बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करवाऊंगा राज्य स्पेशल को लेकर के, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कब तक अंतरिक्ष में भारत का अपना पहला स्पेस सेंटर होगा? तो देखो, अभी पीएम मोदी जी ने घोषणा किया है कि 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। स्पेस स्टेशन बोले तो क्या, देखो अपनी पृथ्वी है, इस पर तो बहुत सारे स्टेशन हैं, ठीक है ना। लेकिन एक स्पेस स्टेशन वो होता है जो अंतरिक्ष में एक स्टेशन होता है, एक समझ लो ठहराव अपना। उसका फायदा ये होता है कि बार बार अंतरिक्ष तक जाना आना नहीं पड़ता है। वहीं पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेज दिया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री वहीं पर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रुकेंगे और वहीं से रिसर्च वगैरह करेंगे। तो इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप देखो बार बार जाना, बार बार आना, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। और अंतरिक्ष स्टेशन एक अगर हो जाता है, वहां पर ठहराव अगर एक हो गया, तो वहां से बहुत सारी चीजें की जा सकती है बहुत कम समय में और बहुत ही आगे तक के लिए, क्योंकि आप देख लो फ्यूचर में मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम जरूर सुना होगा। 1998 में लॉन्च किया गया था। कई देश मिलकर के इसे लॉन्च किए थे, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहा जाता है, जिसमें कनाडा, यूके और रसिया और इसके बाद अलावा यूएसए का नासा, ये सभी शामिल थे। तो लेकिन ये 2031 तक गिरा दिया जाएगा। 2030-31 तक ये गिरा दिया जाएगा प्रशांत महासागर में। चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। चाइना वाले में रसिया भी सहयोग कर रहा है और स्पेस एक्स ने भी कहा है कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ऐसे में इसरो कैसे पीछे रह सकता है? तो इसरो भी कहा है 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। समझ में आई बात? यहाँ पर पीएम मोदी जी ने इसे कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि मून मिशन हम लोग फिर से करेंगे और इस बार व्यक्तियों को भी भेजेंगे मून मिशन पर, ठीक है ना। तो हालांकि उसमें अभी और टाइम लगेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ये घोषणा पीएम मोदी जी ने की। मिशन गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्रियों से भी मिले और इससे पहले की वीडियोस में आपको गगनयान यात्रियों के बारे में बताया जा चुका है। आगे, किस केंद्रीय मंत्री ने स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया? तो स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखो, पहले से स्वयं प्लेटफॉर्म आया था, अभी इसी का अपग्रेडेड वर्जन स्वयं प्लस आया हुआ है। स्वयं प्लस क्या करेगा? भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, आईटीईएस, मैनेजमेंट स्टडीज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, इन सब पर एक ऑफर प्रोग्राम है जो स्किलफुल बनाएगा। तो मतलब इसमें कोर्सेज होंगे, इन सब से रिलेटेड कोर्सेज होंगे और वो कोर्सेज पढ़ करके लोग स्किलफुल बनेंगे।
तो कॉलेज के छात्रों को ये ऑफर दिया जा रहा है जिससे रोजगार की क्षमता बढ़ सके। यहाँ पर देखो बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आ रहा है ना कि लोगों में स्किल की कमी देखने को मिल रही है। मतलब जो कंपनियां हैं वो कहती हैं हमारे पास पोस्ट वगैरह खाली तो हैं, लेकिन हमें स्किलफुल लेबर नहीं मिल पा रहा है। यानी हमें जो टैलेंट की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है, वो स्किल की ज़रूरत नहीं मिल पा रही है। अपना पाठ्यक्रम, अपना सिलेबस जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है वो बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुराना है। उसको लोग पढ़ करके एग्जाम में नंबर तो ला देते हैं, पास तो हो जाते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं रह जाता है अगर वो किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनियों का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम लॉस होता है उनको नए प्रकार से ट्रेनिंग देने में। तो ऐसे में स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च करके यहाँ पर कुछ नए तरीके से एक कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई जी ने। ये हैं गोवा के गवर्नर, गोवा के राज्यपाल हैं, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने इससे पहले भी कई किताबें लिखी हुई हैं और मैंने अभी रिसेंट ही बताया था कुछ महीनों पहले अंत्यप्रिया, कविता काल वगैरह करके। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक और पुस्तक रिलीज की है, बुक रिलीज फंक्शन। देखिए 212 बुक ये अथर्ड बाय श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी। तो गवर्नर ऑफ गोवा हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की पुस्तक इन्होंने ये लाई हुई है। इससे पहले जो 3 पुस्तकें लाए थे वो था हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स और माई डियर पोएम्स, या कहें कि अंत्यप्रिया, कविता काल। तो ये 3 पुस्तकें और याद रखना, एक और ये याद रखना। अच्छा, इस पुस्तक में इन्होंने बेसिकली फोकस के बारे में बताया है कि कैसे फोकस किया जाए। दूसरा बात, इन्होंने जो बहुत ही फेमस केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामला वाला जो था केस, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। ये वही मामला है जो प्रस्तावना को लेकर था, मैंने आपको इसको पॉलिटी वाली क्लास में बताया भी है कई बार। तो फिलहाल PS श्रीधरन पिल्लई जी गोवा के गवर्नर हैं। अगला यहाँ पर कुछ और पुस्तकें हैं, इनको रिकॉल करेंगे। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये पुस्तक प्रोफेसर SD मुनि की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये कर्नल अमित सिन्हा और विजय खरे ने लिखा है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी ने लिखा है। असम्स ब्रेवर हर्ट लचित बरफुकन, अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। एंड अनकॉमन लव, चित्रा बनर्जी देवा करूनी ने लिखा हुआ है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MJ अकबर की पुस्तक है। संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने लिखा है। ब्रेकिंग द मोल्ड, इंपॉर्टेंट बुक है, रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर ने लिखा है। हुमा कुरैशी की पुस्तक है जेबा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। यहाँ पर अपनी भी पुस्तक है ब्रह्मास्त्र। जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर अगर आपको लेना है, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको लगता है पिछले करंट अफेयर, पिछले साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, तो इससे बेहतर आपको बुक नहीं मिल सकती है। ऑफलाइन बुक है, अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक जाएगी, आप हाथ में लेकर के पढ़ पाओगे। ई बुक नहीं है भैया, कितनी बार आपको बताया गया है, ये ऑफलाइन बुक है। आप चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में से प्राप्त कर सकते हो। इसमें जनवरी से दिसंबर तक का संपूर्ण कवरेज है। ये चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन आंसर माध्यम में है, डिटेल एक्सप्लेनेशन विद स्टैटिक पॉइंट्स के साथ है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकेंगे और ये सारी चैप्टर्स की लिस्ट है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अमेजन पर भी सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं MJT बुक लिंक करके। अगला, PM मोदी जी ने कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया? तो PM मोदी जी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है। देखो MS स्वामीनाथन जी की ही देन है कि 1967-68 के बाद से ना भारत कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं अनाज के मामले में। आज भारत दुनिया भर के देशों को अनाज बेच भी रहा है, भारत के पास भंडारण भी बहुत ज्यादा है और भारत 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में अनाज भी दिए जा रहे हैं हर महीने। ये बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार ने अभी MS स्वामीनाथन जी को इस बार भारत रत्न भी देने की बात कही है। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये शुरू किया गया है। सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना है। तो नई दिल्ली में PM मोदी जी ने 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए ये परियोजना का शुरुआत किया हुआ है। आगे, NTPC के नए निदेशक परिचालन कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों, महारत्न कंपनी है NTPC। महारत्न बोले तो भारत सरकार की ऐसी कंपनी, गिनी चुनी कंपनी जिसका वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। तो भारत सरकार की ये महारत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
इसके नए डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन नियुक्त किए गए हैं रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये 1989 बैच के हैं, या कहें 1989 में ये शामिल हुए थे एनटीपीसी में, और तब से अभी तक यहाँ पर हैं। काफी ज्यादा अनुभव है इनके पास। तो एनटीपीसी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हैं। ध्यान रखना, ये चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन है गुरदीप सिंह जी। 1975 में स्थापित हुई थी एनटीपीसी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये महारत्न कंपनी है। भारत में 13 ही महारत्न कंपनियां हैं आज के टाइम पर। एनटीपीसी थर्मल पावर जनरेशन के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अगला, 1 से 4 मार्च 2024 के बीच 4 दिवसीय तवी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तवी महोत्सव दोस्तों जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। यहीं पर आयोजित होता है। 1 से 4 मार्च तक ये आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय फेस्टिवल है और इसमें जम्मू कश्मीर की समृद्धि, विविध कला रूप, सांस्कृतिक विरासत, इन सबको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो पहला दिन नदियों को समर्पित रहा। ये पूछा जा सकता है आपसे, पहला दिन किसको समर्पित रहता है? तो नदियों को। दूसरा दिन विरासत के विभिन्न आयामों को, ऐसे ऐसे करके। तो 4 दिवसीय ये महोत्सव है। कुछ और महोत्सव की बात करें जो अभी हाल फिलहाल में आयोजित हुआ अलग अलग जगहों पर, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलंबो श्रीलंका में हुआ। समक्का सरलंबा जतारा, जिसे हम लोग मेदाराम जतारा कहते हैं, दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है कुंभ मेले के बाद, और तेलंगाना में आयोजित होता है। ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल आयोजित करता है। जल इतिहास उत्सव दिल्ली में, और मेरा हंचो गवा महोत्सव मणिपुर में होता है। जांस्कर फेस्टिवल लद्दाख में आयोजित होता है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ। नागी पक्षी महोत्सव बिहार में हुआ, और चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में हुआ। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला, ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइट हुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों नाइट हुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल, आपको एयरटेल कंपनी तो पता है ना, एयरटेल कंपनी के ये संस्थापक हैं, भारतीय एयरटेल कंपनी के। साथ ही साथ आपने वनवेब कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। वनवेब कंपनी एक स्पेस एजेंसी है और ये ब्रिटेन में हालांकि काम करती है, तो इसके भी ये मालिक है। तो मतलब सबसे ज्यादा शेयर इनका इसमें भी है। तो सुनील भारती मित्तल भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं, और इनको ब्रिटेन के द्वारा नाइट हुड की उपाधि मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पहले भारतीय बन गए हैं। अब आप कहोगे सर मैंने कहीं और पढ़ा था, भारत के पहले नाइट हुड पाने वाले कुछ कोई और थे। बिल्कुल थे। आपने गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा था। उनको 1915 में मिला था नाइट हुड की उपाधि, लेकिन जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट हुड की उपाधि लौटा दी थी। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि नाइट हुड की उपाधि जिसे मिलती है उसके नाम के आगे सर जुड़ जाता है, तो यानी कि अब ये हो गए सर सुनील भारती मित्तल। नाइट हुड की उपाधि बहुत ही प्रेस्टिजियस समझ लो सम्मान होता है, बहुत ही सम्मानित ये माना जाता है। और आप पहले देखते थे जब रानी दिया करती थी, अब तो नए राजा आ गए हैं किंग चार्ल्स तृतीय। इससे पहले जब एलिजाबेथ थी, बेचारी चली गई हैं, वो तलवार रख के, आपको नहीं देखा होगा ना कि तलवार ऐसे कंधे पर रखती थी, और जो व्यक्ति करता हो, जो ग्रहण करता होता है, वो ऐसे घुटनों पर बैठ करके वो अवार्ड रिसीव करता है। तो वो मैं अगर एडिटिंग में यहाँ पर हो सकेगा तो लगा भी दूंगा इमेज। तो ऐसे ही दिया जाता है। तो यहाँ पर नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जिसे केबी भी कहा जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में नाइट हुड की कहते हैं उपाधि, ये दी गई ब्रिटेन के राजा के द्वारा। ठीक है, सुनील भारती मित्तल को। ब्रिटेन के राजा कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय। एलिजाबेथ द्वितीय के मरने के बाद ये बने, तो मानद नाइट हुड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना इस बात को कि ये अभी पहले भारतीय बने हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। अगला, यहाँ पर कुछ और पुरस्कार और सम्मान है, इनमें मैं भारत रत्न को ही आपको बताऊंगा, बाकी आप रिवाइज कर लीजिएगा। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, और एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन 5 को इस बार भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। आज आगे बढ़ते हैं। किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो दोस्तों अभी पेरू ने, पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसने अभी डेंगू को लेकर के हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है अपने लगभग पूरे देश में। यहाँ पर क्योंकि डेथ्स के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु के मामले यहाँ पर देखो 26 है, और अभी जब मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा था तो यहाँ पर संख्या 32 पहुंच चुकी थी। तो 31,000 से ज्यादा यहाँ पर मामले पहुंच चुके हैं, जिनमें 32 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अब आप इसे हल्के मत लीजिए, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं भारत से। भारत की आबादी ही 142 करोड़ है,
तो यहाँ की अपेक्षा तो 31,000 कम लग रहा है, लेकिन पेरू जैसे देश, ये सब छोटे मोटे देश हैं और यहाँ पर उतनी ज्यादा आबादी होती नहीं, तो इनके लिए बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर कारण क्या बताया जा रहा है डेंगू का? डेंगू फैलने का कारण ये है अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट मैंने आपको एक बार बताया था वीडियो बना करके। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आपको लिखना है यूट्यूब पर अल नीनो इफेक्ट एमजेटी एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि अल नीनो इफेक्ट होता क्या है। यहाँ पर फिलहाल भारी वर्षा हुई अल नीनो इफेक्ट की वजह से, और यहीं से डेंगू बुखार फैलना शुरू हुआ, तेजी से फैलना शुरू हुआ, और लगातार यहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई कि हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। डेंगू मादा एंडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलता है, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। याद हो 16 मई को ही सिक्किम स्थापना दिवस भी मनाते हैं हम लोग। पेरू की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इक्वाडोर के नीचे और चिली के ऊपर। आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया? तो दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरिया ने अभी हाल ही में उद्घाटन इसका किया हुआ है। इस मस्जिद को एक चाइनीज कंपनी ने बनाया है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड लार्जेस्ट ये मस्जिद है। यहाँ पर एक मस्जिद और एक मीनार भी है, और मीनार भी बताया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बनाई जा रही है। फिलहाल 900 मिलियन डॉलर का खर्च आया है। चीन की एक कंपनी है केएसपी इंगल, इसके द्वारा ये बनाया गया है। ये दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, क्योंकि अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इससे ऊपर की दो मस्जिद जो सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है अल हरम मस्जिद, जो कि मक्का में है, सऊदी अरब में, और अल मस्जिद ए नवाबी मदीना में है, ये भी सऊदी अरब में है, दूसरी नंबर की। ठीक है जी, तो इसका नाम क्या है? अल्जीरिया की, अल्जीरिया वाली ये जो मस्जिद है इसका नाम है जामा अल जाज़ैर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक महान गायक पंकज उधास जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों पंकज उधास जी का निधन हो गया। इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पंकज उधास जी के गाने दोस्तों आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इनके गानों में वो जो दर्द होता है, इसी वजह से इनको शायद उदास का पदवी भी मिला था। फिलहाल एक गाना है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आपने जरूर सुना होगा। ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर था, इतना ज्यादा पॉपुलर था कि बीबीसी रेडियो ने इसे मिलेनियम के 100 गानों में से, सहस्राब्दी के 100 गानों में से एक के रूप में इसे चुना हुआ है। तो इनका जन्म गुजरात के जेतपुर में 1951 में हुआ था, और अभी निधन हो गया है 72 वर्ष की उम्र में। ये थे टॉप 12 क्वेश्चंस आज के दिन से, और धीरे धीरे करके मैं एक दो क्वेश्चन पुराने लेकर के पूरा कवर करा दूंगा, जो भी बीच बीच में छूटा हुआ है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। एमजेटी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के अलावा आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और वन लाइनर करंट अफेयर का रिवीजन भेजा जाता है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था FATF का मुख्यालय कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय दोस्ती अभ्यास, श्रीलंका कब जुड़ा था इससे? तो इससे 2012 में श्रीलंका जुड़ा था। भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर कौन सा है? ये आपको आज बताना है, बहुत ही इजी है। इसके अलावा यूपी का भी पहला बता देना आप। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? ये भी आप बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। मैं आपको कल की वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।